Good morning to all of you. Class 8th, subject Social Science, chapter 2nd, From Trade to Territory. Dear students, आज हम हिस्ट्री की बुक से लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो आपके लेसन का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टेब्लिश पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 9 निकालेंगे, वहाँ से हम पढ़ेंगे। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। He established control over a very large part of the territory that is now known as India. उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। After his death in 1707, many Mughal governors, subedars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. तो 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। Did you know that the British originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories? How then did they come to be masters of a vast empire? Is this chapter you will see how this came about. तो क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वह विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। तो अभी आप बुक का पेज नंबर 10 निकालेंगे आगे, तो वहाँ से पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, कि पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ I, granting it the sole right to trade with the East. This meant that no other trading group of England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans, looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब ये था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल
सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। The company did not have to fear competitions from other English trading companies. Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. तो कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तभी वह सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. By the time the first English ships sailed down the west coast of Africa round the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in Goa. In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer who had discovered this sea route to India in 1498. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scheme. लेकिन जब शहरी दस्तावेज दूसरी यूरोपियन ताकतों को पूर्व के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था, तब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को ड गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। Thank you and have a nice day.